गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने किया है सिर्फ डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किस किस ने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, फिर उसके बाद मार्शल ने दी है, फिर उसके बाद स्कार्सिटी की दी है लॉर्ड रॉबिन्स ने, और ग्रोथ की दी है सैमुअल्सन ने। फिर उनकी डेफिनेशन के बेस पे, क्योंकि किसी की भी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी थी किसी ने भी इकोनॉमिक्स की, तो उन सभी की डेफिनेशन के बेस पे हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन निकाली थी इकोनॉमिक्स की। वो यहाँ से यहाँ तक थी, आपने जो करवा दी थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टू प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। दो कंपोनेंट होते हैं इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। रागनर फ्रिश थे जो एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ नॉर्वे हैज़ डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स। ये रागनर फ्रिश थे, उन्होंने जो प्रसिद्ध इकोनॉमिक्स थे वो हमारे नॉर्वे के थे, जो उन्होंने इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिन्होंने बताया था कि इकोनॉमिक्स टू पार्ट्स में डिवाइड की थी, माइक्रो और मैक्रो में। आज पहले हम माइक्रो करेंगे, फिर मैक्रो करेंगे। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जिसमें स्मॉल लेवल पे जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन स्मॉल। यानी कि जो क्या है, ग्रीक वर्ड है माइक्रोज, वो किससे लिया गया? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है स्मॉल। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वन स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक यूनिट। यानी कि जिसमें इकोनॉमिक यूनिट का, लाइक डिमांड फॉर साल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स। यानी कि किसी एक हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल, एक फर्म, एक ग्रुप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाए, उसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक मार्केट डिमांड फॉर साल्ट, यानी कि मार्केट में साल्ट की कितनी डिमांड है। सभी चीज़ों की तो नहीं देखी हमने, सिर्फ एक साल्ट की डिमांड देखी है, तो इसको बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। दस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक अ कंज्यूमर, अ फर्म एंड इंडस्ट्री एंड द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी किसी भी इंडिविजुअल की, किसी कंज्यूमर की, किसी फर्म की, किसी इंडस्ट्री की, पर्टिकुलर किसी भी कमोडिटी का प्राइस की का जिसमें हम स्टडी करते हैं, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ अ ग्रुप। हम इसमें ग्रुप की भी स्टडी करते हैं। ऑल्सो लाइक मार्केट डिमांड कर्व विच हैज़ एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। देखो जो क्या होता है, माइक्रो डिमांड कर्व होता है, उन सबको मिलाकर ही क्या बनता है, मैक्रो बाद में बनेगा। हाउएवर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डू नॉट स्टडी नेशनल लेवल। इसमें हम नेशनल लेवल और लार्ज एग्रीगेट का की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन नहीं करते। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द composition and allocation of aggregate production। इन अदर वर्ड ये उसके बाद प्रोफेसर बाउल्डिंग ने डेफिनेशन दे रखी है, ये आप रीड कर लीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एक स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है। स्मॉल लेवल पे जैसे फॉर एग्जांपल अ फर्म, इंडिविजुअल, इंडस्ट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जिसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक टर्म्स मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज। उसमें तो माइक्रोज का क्या मतलब था, ग्रीक वर्ड से स्मॉल, लेकिन मैक्रोज का ग्रीक वर्ड से क्या मतलब है, लार्ज। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। जिसमें क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या स्टडी करेंगे तो किस पे करेंगे, लार्ज लेवल पे करेंगे। यानी कि पूरी इकोनॉमी की, होल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। सब्जेक्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जैसे नेशनल इनकम है, अब नेशनल पूरे राष्ट्र की इनकम है, ये एक व्यक्ति की तो नहीं है ना, तो पूरे नेशनल की इनकम है वो किसकी स्टडी किस में की जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एम्प्लॉयमेंट,
एंड यानी कि रोजगार एंड प्राइस लेवल आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट है, यानी कि किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं हम इसमें, जिसमें होल ऑफ द इकोनॉमिक की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं हम। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस लेवल है, इनकी स्टडी का ये इसके कंपोनेंट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। डिटेल स्टडी जो डिटेल में हम इसकी स्टडी है वो पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 हमारा फर्स्ट सेम है और पार्ट 2 हमारा जो सेकंड सेम है। सेकंड सेम में हम मैक्रो को रीड करेंगे और फर्स्ट सेम में जो हमारा माइक्रो से रिलेटेड है। नेक्स्ट है उसके बाद स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसको सब्जेक्ट मैटर भी बोल सकते हैं, स्कोप भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ये क्या है? इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनकी स्टडी करते हैं। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड। हाउ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड इज अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो किस प्रकार डिटर्मिनेट होती है। इट स्टडीज द थ्योरी ऑफ डिमांड, ये हमें कौन बताता है? थ्योरी ऑफ डिमांड। एज वेल थ्योरी रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स डिमांड, और जो कंज्यूमर्स डिमांड है वो भी इससे रिलेटेड होती है। एंड हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ डिमांड। और किस प्रकार मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सकती है इसकी स्टडी भी हम किस में की जाती है? थ्योरी ऑफ डिमांड में। इट स्टडीज हाउ अ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट्स हिज गिवन इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। यानी कि एक कंज्यूमर है, कोई भी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वो अपनी टोटल जो इनकम है उसके पास वो बहुत सारी कमोडिटी होती है, उनमें वो किस प्रकार वो करता है, एलोकेट करता है, जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। अब हम हमारे से लगा लो, हमारे पास इनकम होती है, उस इनकम को हम इस प्रकार का एलोकेट करते हैं, तो इस प्रकार हम उसको एलोकेट करेंगे जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अ फर्म collects together factor of production like land, labor, capital etc. to get the things produced। ये देखो, हम किसी भी सामान को बनाते हैं तो हमें ये फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक होता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो ओनर होता है, स्वामी होता है। तो ये हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने होते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडीज प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज प्रोडक्शन, यानी कि कितने हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाने हैं और कितनी यूनिट्स की जिसमें हम प्रोडक्शन कर लेंगे जिससे प्रोडक्शन हो। तो इस चीज़ की स्टडी ये हमें कौन बताएगा? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इस चीज़ की स्टडी हम किस में करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस कैसे डिटर्मिनेट करना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज थ्योरी ऑफ प्राइस determination. Produced goods are bought and sold under different market conditions. For instance, problem relating to price determination of goods under perfectly competitive market and monopoly is studied in the theory of price determination. The theory also analyze the condition of demand and supply. देखो, इसमें बोला गया है कि जो प्रॉब्लम रिलेटिंग होती है, जब प्राइस डिटर्मिनेट करते हैं तो उसमें हमें देखना होता है कि मार्केट में हम किस प्रकार के मार्केट में हम एंटर किए हुए हैं, यानी कि कोई भी फर्म है वो किस प्रकार के मार्केट में उसने एंटर या वो किस प्रकार के मार्केट में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल है, एक तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और एक होता है मोनोपोली। मोनोपोली में सिर्फ जिसमें क्या होता है कि बायर बहुत सारे होते हैं और सेलर सिर्फ एक होता है। तो सेलर एक है और बायर बहुत सारे हैं, तो वो बायर सेलर जो भी प्राइस रखे तो बायर उससे सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उसमें चाहे वो ज़्यादा रेंज हाई लेवल का भी प्राइस रख लेगा तो भी कंज्यूमर उससे सामान खरीदेंगे। तो उस मोनोपोली की सिचुएशन में हम प्राइस थोड़ा हाई भी रख सकते हैं, लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जिसमें बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं, तो उसमें अगर एक प्रोड्यूसर सामान अगर अपने किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा रखेगा तो कंज्यूमर उसके कम हो जाएंगे और जो दूसरा बायर है, सेलर है, उससे खरीदने लग जाएंगे उसके बायर। तो जिसमें उसको प्राइस बहुत सोच समझ करके डिसाइड करना होता है, वो अदर फर्म से ज़्यादा नहीं ले सकता। तो जो प्राइस है, प्राइस के किस प्रकार डिटर्मिनेट करना है, वो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि वो किस प्रकार के मार्केट में एग्जिस्ट करती है, वो फर्म है, वो इंडस्ट्री है। तो इसका प्राइस को डिटर्मिनेट करना हम किस में करेंगे?
थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर की प्राइसिंग, द इनकम अर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट द प्रिवेलिंग फैक्टर प्राइस इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनसे हम उत्पादन करते हैं किसी भी कमोडिटी का, तो वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एक होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जब हम किसी भी लैंड को लगाएंगे तो लैंड के ऊपर हमें या हम कहीं से भी लेंगे तो इसके बदले में हमें क्या पे करना होता है, रेंट। अगर हम लेबर लगाते हैं तो इसको हमें क्या पे करनी होती है, वेजेस। अगर हम कैपिटल लगाते हैं कहीं से लेकर के तो उसके बदले में हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर इसलिए किसी भी बिजनेस में या किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करता है कि उसको क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड की को क्या मिलेगी बदले में, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो जो भी टोटल इनकम आती है किसी भी गुड्स को सेल करने से, जो टोटल इनकम का इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किस प्रकार एलोकेशन करना है उसका डिटर्मिनेशन किस में होता है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। द इनकम अर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो सेल करने से जो इनकम अर्न हुई है इस डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है डिवाइड की जाती है, बांटी जाती है अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो अब अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे एट द प्रिवेलिंग फैक्टर प्राइस। जो फैक्टर के जो प्राइस है इन द फॉर्म ऑफ, किसको मिलेगा, रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में और प्रॉफिट के फॉर्म में। ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम, उनको कहा जाता है, उन फैक्टर की क्या है, ये इनकम है। द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग स्टडीज प्रॉब्लम कंसर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम। तो इस चीज़ की स्टडी करते हैं हम कि किस फैक्टर को कितनी इनकम देनी है, उसका कितना टोटल जो किसी भी कमोडिटी को सेल करने से जो इनकम होगी तो उस इनकम का किस फैक्टर को कितना देना है और किस फैक्टर को कितना देना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस चीज़ की स्टडी हम किस में करेंगे, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, एडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इज एज अंडर। सबसे पहले क्या है, ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमिक। हमें पता चलता है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस कैसा ऑपरेशन हो रहा है, किस प्रकार वो चल रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्रूज लाइट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमी है वो किस पे लाइट डालती है, किस पे प्रकाश डालती है कि वो किसी भी इकोनॉमी है वो किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार वो फंक्शन कर रही है अपना। वेदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, बहुत सारे फंक्शन होते हैं इकोनॉमी के, कंज्यूमर, फर्म्स एटसेट्रा आर फंक्शनिंग एफिशिएंटली और नोट, क्या वो अच्छे से प्रभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इज नोन थ्रू द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसकी स्टडी के लिए हम किसको क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। इन द अदर वर्ड्स ऑफ वॉटसन, माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ मैनी यूजेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे यूज होते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी। देखो वैसे तो माइक्रो इकोनॉमी के जो स्टडी करते हैं उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है, ग्रेटेस्ट यूज़ बोल सकते हैं जिसको, हम उसको इसलिए करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का संचालन कैसे हो रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होता है अनुमान लगाने के लिए। थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन, यानी कि प्रिडिक्शन के बेस पे हम भविष्यवाणी करते हैं कि नेक्स्ट ये सिचुएशन होगी तो हम ये कर लेंगे। कोज और उसमें तो कोज एंड रिजल्ट में क्या है, रिलेशन स्थापित करता है। थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्शन, बट दीज प्रिडिक्शन आर बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन पे बेस होती है ये प्रिडिक्शन। फॉर एग्जांपल, इफ समथिंग ओकर्स देन अ सेट
ऑफ रिजल्ट विल फॉलो इफ डिमांड इंक्रीज प्राइस आर लाइकली टू राइज। देखो कुछ ये होता है कि हम प्रिडिक्शन लगाते हैं कुछ सर्टेन कंडीशन के बेस पे। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा होता है इफ़ डिमांड इंक्रीज, यदि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस आर लाइकली टू राइज, तो प्राइस क्या होंगे ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो ये कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, उनके बेस पे हम प्रिडिक्शन लगाते हैं, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये ऐसा होगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करती है। प्राइस पॉलिसी इज अ टूल दैट हेल्प्स इन दिस टास्क। बाय इट्स यूज वी कैन एनालाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज विच affect the economy. We can find out the effect government policy will have on the allocation of resources. देखो हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो फर्म है, उसको किस प्रकार अफेक्ट कर रही है, उसको यानी कि वो अफेक्ट सब्सिडीज़ के रूप में हमें वो प्रमोट कर रही है, प्रमोशन मिल रहा है, या टैक्स के रूप में हमें क्या है वो एक तरीके से हमें पीछे कर रही है। तो इससे हमें पता चल जाता है इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो वेलफेयर के लिए तो हम इकोनॉमिक की स्टडी करते ही करते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। नॉलेज रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स through the study of microeconomics. Economic welfare is the main subject of normative economic, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है इकोनॉमिक्स का, सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए हम माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर सजेशन एज टू हाउ इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी अचीव। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें क्या करता है, सजेशन देता है कि किस प्रकार हम वेलफेयर को अचीव कर सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक है, इससे हमें इकोनॉमिक वेलफेयर को इंक्रीज करने में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है मैनेजरियल डिसीजन, यानी कि मैनेजर को भी अपने डिसीजन लेने के लिए किस चीज़ की, माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। बिजनेस फर्म्स विल टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन मेक यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इन दिस मैटर पॉलिसी फाउंड बाय एनालाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। यानी कि किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, क्या उसकी कॉस्ट होगी, उसके बेस पे उसकी क्या डिमांड होगी, इन सब के का डिसीजन लेने के लिए मैनेजर को किस चीज़ के, माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करने में भी हमारे क्या है, हेल्पफुल है। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रॉब्लम लाइक डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमें बताता है कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम यानी कि असंतुलन में क्या किस प्रकार है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रही है। ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर है, ये पूरा ही चैप्टर है हमारा, आगे आएगा तो तब हम करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी पूरा का पूरा चैप्टर है, तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि हेल्पफुल है ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी। तो जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है, ऑपरेशन में हेल्पफुल है, ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, प्रिडिक्शन अनुमान लगाने में, इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में यानी कि नीतियों को बनाने में, इकोनॉमिक वेलफेयर किस प्रकार हमारा जो वेलफेयर है उसको हम मैक्सिमम कर सकते हैं, मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजर को अपने डिसीजन लेने में, हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, उसमें भी क्या करता है, हेल्पफुल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ हमारा यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है और आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। तो आपने चैप्टर कंप्लीट कर लेना है।